नया टॉपिक है आज का, सीमा अवसंरचना। सीमा अवसंरचना का मतलब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के अंदर अपनी एक अनिर्धारित ब्रीफिंग, ब्रीफिंग का मतलब होता है विवरण देना, ठीक है, सीमा अवसंरचना और कनेक्टिविटी पर भारत की परियोजनाओं का विवरण प्रदान किया है। यानी कि हमारे बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम पहुंच पा रहे हैं और क्यों हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। इसके बारे में जयशंकर साहब ने, जो हमारे देश के विदेश मंत्री है, उन्होंने भारत की संसद को, जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है, उनको बताया है कि हम कर क्या रहे हैं, भारत ऐसा कर क्यों रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या खतरे हैं सीमाओं पर और उन खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं सीमा अवसंरचना का महत्व क्या है और सीमा अवसंरचना होती क्या है। देखिए, हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है, जैसे कि आप मानते हो कि सड़कें हैं, है ना, या पावर सप्लाई है, इसका मतलब होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली सीमाओं पर यानी कि बॉर्डर पर नहीं होता, और वहां पर कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। जैसे अगर बॉर्डर पर आपके पास में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप भारी अस्त्र शस्त्रों को लैंड करा सको, ठीक है, और लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कर सको, तो इसके लिए शानदार हवाई पट्टियां होनी चाहिए। और ये हवाई पट्टियां वहां बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सीमाएं जनरली पर्वतीय सीमाएं होती है, मरुस्थलीय सीमाएं होती है, ठीक है, और इनमें भारी मात्रा में खर्चा भी आता है। और सरकारों का एक, जिसको कह सकते हैं कि एक विजन भी रहता है कि हम अगर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, अगर हम उसकी जगह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में करेंगे तो लोगों का विकास ज्यादा होगा। भाई जहाँ लोग रह नहीं रहे, केवल और केवल इसलिए कि चीन और पाकिस्तान जैसे दो देशों के साथ या श्रीलंका जैसे देश के साथ में, छोटे मोटे देश और भी हैं, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, लेकिन इनके साथ में कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा बड़ा खतरा नहीं है कि यहाँ से तेजी से घुसपैठ वगैरह हो जाएगी और आतंकवादी घटनाएं हो जाएगी। बट चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का बड़ा सीमा पर क्लैश है, और इन क्लैशेस के अंदर भारत परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो हमने सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं किया था, और उसका रीजन भी था। ऐसा नहीं था कि भारतीय राजनेताओं को ये समझ नहीं थी कि सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, लेकिन संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित है तो देश की आबादी जहां बस रही है वहां पर ज्यादा काम किया जाए या हमारी बॉर्डर पर किया जाए। तो उन्होंने इसका एक रेशियो निकाला, अपने दिमाग में सोचा कि भाई हमारे देश के अंदर शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी, जहां गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, जहां गांव के अंदर पावर सप्लाई नहीं है, शहरों के अंदर सड़कें उस कैटेगरी की नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी की मानी जाए, है ना, हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को स्टैंडर्डाइजेशन करो। तो हमारे देश के संसाधन यहाँ पर गए, लेकिन अब वर्तमान सरकार उस क्षेत्र को अभी विकास करना चाह रही है जो हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर भारत सरकार को एक बैकफुट देखना पड़ता था, पीछे हटना पड़ता था, क्योंकि पर्टिकुलरली चीन से लगा हुआ जो हमारी सीमाएं हैं वहां पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की तुलना में बेहतर नहीं था। इन सीमाओं पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार पक्की सड़कें नहीं है। अगर पक्की सड़कें नहीं है तो अगर आर्मी के लोगों को इधर से उधर पहुंचाना है तो मुसीबत आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अगर वहां पर कोई भारी मशीनरी पहुंचानी है, तोपें पहुंचानी है, और अगर आपके पास में ऐसे विमान है जो कि उन तोपों को उठा सकते हैं, एयरलिफ्ट कर सकते हैं और वहां पर उसको छोड़ सकते हैं, तो उन विमानों को उतरने के लिए भी हवाई पट्टियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर हमारी सीमाओं की बात करें तो सीमाएं हमारी पाकिस्तान से मिलती है, जिसको आप कहते हो कि उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर पाकिस्तान के साथ एलओसी और चीन के साथ में एलएसी, ठीक है। चीन के साथ में क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, और एक एलओसी है जिसको आप बोलते हो लाइन ऑफ कंट्रोल। सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास अगर होता है तो ऐसी स्थिति में हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होती है, ठीक है, और कनेक्टिविटी बेहतर होने से जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ में भी भारत का जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। आज अगर तिब्बत बॉर्डर पर, या जिसको आप कह सकते हैं कि जो भारत के साथ चीन की मिली हुई सीमा है उत्तरी क्षेत्र के अंदर, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो शेष भारत से बेहतर तरह से कनेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अगर वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो। अब अगर हम सीमावर्ती क्रॉसिंग की बात करें तो जो पोस्ट होती है, पोस्ट का मतलब होता है जो हमारी चौकी होती है, उस चौकी का आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ में व्यापार और आर्थिक संबंधों को सुगम बनाया जा सके। सिर्फ सुरक्षा के महत्व से ही नहीं बल्कि आर्थिक महत्व से। जब एक जगह से दूसरी जगह पर माल आता जाता है सड़कों के द्वारा, है ना, तो चेक पोस्ट ऐसे होने चाहिए ना जहां पर बेहतर तरीके से चेकिंग वगैरह हो जाए, आधुनिकीकरण से चेकिंग हो जाए, डिले ना हो। आधुनिकीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग करके वहां पर सीमा शुल्क इत्यादि की जितनी गतिविधियां हैं आराम से की जा सकती है।
एक और फायदा है। तो अगर चीन के साथ आपका अगर दूसरी तरफ देखें तो एक सीमा विवाद पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा उभर कर आया है। ठीक है, जो गलवान घाटी का क्लैश हुआ था उसके बाद से 2020 के आसपास से चीन के साथ में हमारा सीमा विवाद अक्सर करके चर्चा में रहता है, और अगर बुनियादी ढांचे की कमी रहेगी तो ये सीमा विवाद हमें हमेशा परेशान करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा। अब इसकी कुछ चुनौतियां देखते हैं, क्यों भारत के अंदर सीमाओं का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर। सबसे बात क्या है, ये भूभाग बड़े कठोर है। कठोर का मतलब कई बार पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ नदी के क्षेत्र है, तो बड़ा मुश्किल है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं कि अगर आप एक बॉर्डर एरिया में सड़क बना रहे हो तो हमारे पड़ोसी देश को ऑब्जेक्शन होता है, उसको लगता है कि उकसाने की कार्यवाही है कि आज ये सड़क बना रहे, कल हवाई पट्टी बनाएंगे, हमला ही कर देंगे, तो आओ पहले इनसे लड़ लेते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें पड़ोसी देश को ये महसूस हो जाए कि हम उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सावधानी से की जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक चुनौती है। तीसरी बात है धन, सब जानते हैं, फंड की समस्या। पर्यावरण संबंधी समस्या है, पहाड़ों को काट कर सड़क बना रहे हो। इधर भारत सरकार कहती है कि जो लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है उसमें ये पहाड़ों का कटाव उत्तरदायी है, लेकिन पहाड़ों को काट कर सड़क बनाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये एक चुनौती है कि नहीं है कि पहाड़ों की कटाई करना या दुर्गम इलाकों से छेड़छाड़ करना पड़ेगा आपको प्राकृतिक संसाधनों से। वन भी ये मान लो तो उन वनों की कटाई करके आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जब आप वनों की कटाई करके आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो वे पर्यावरण के साथ समस्या उभरती है। तो ये भी एक है। फिर इसके अंदर भू राजनीतिक चिंताएं भी है हमारी। भू राजनीतिक चिंताओं का मतलब ये है कि जब चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम एक तरफ तो चाहते हैं कि देश का और देश के बाहर हम इन्वेस्टमेंट्स करें, और एक इन्वेस्टमेंट आपको बॉर्डर पर करना पड़ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉर्डर पर करने का मतलब क्या हुआ, आप देश की सुरक्षा के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसके साथ साथ दुनिया भर की है, जिसको आप कहते हो कि ऋण डिप्लोमेसी, लोन देने की डिप्लोमेसी। आप भी अनुदान डिप्लोमेसी और ऋण डिप्लोमेसी का यूज करना चाहते हो, बट अब ये भी कर रहे हो, देश का डेवलपमेंट भी करना है, सीमाओं का विकास भी करना है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आपको उन देशों के साथ में ऋण डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी जो देश इनके साथ में इस प्रकार संबंधित। अगर हम देखें तो हमारे देश की कनेक्टिविटी परियोजनाएं, चीन के साथ भारत की कितनी बड़ी सीमा है, लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसको आप LAC कहते हैं। ठीक है ना, भारत सरकार इस पर मेन ध्यान दे रही है। और कौन कौन से क्षेत्रों में, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत बुनियादी ढांचे का विकास करना प्रारंभ कर रही है। अगर हम भारत को बांग्लादेश की सीमाओं के बारे में अगर बात करें तो ये भूटान, नेपाल और म्यांमार है ना। अब यहाँ एक भारत को फायदा है कि ये जो देश है ये मित्रवत पड़ोसी है। ठीक है ना, ज्यादातर ये क्या है, मित्रवत पड़ोसी है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसके डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना में ये बाधा नहीं। ठीक है, ये पड़ोसी जो हमारे हैं वो बाधा नहीं बनते। चीन में भूटान हमारा पड़ोसी दोस्त है ना, नेपाल भी हमारा दोस्त है, लेकिन म्यांमार जैसा सहयोग हमें उधर नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें लिए फायदा है। विदेश मंत्री ने, जो हमारे जयशंकर साहब है, उन्होंने संसद में जो अपनी रिपोर्ट पेश करी है, अपने विवरण दिया है, जिसको आप ब्रीफिंग बोलते हैं, जिसमें कहा है कि भारत सरकार जो है क्योंकि चीन के साथ में सुरक्षा पोस्ट के झगड़े होते हैं, जहां पर आर्मी पोस्ट बनाए, पोस्ट समझते हो ना, आर्मी की चौकियां। तो कुछ लोगों का कहना है कि 2020 से चीन के साथ हमारी 65 में से 26 पोस्ट हमने खो दी है। खो देने का मतलब उन पर चीन का कब्जा हो गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसलिए मांग की जा रही थी कि भारत के अंदर अच्छे से बताया जाए कि चीन की सीमाओं पर भारत की क्या स्थिति है। और जो जयशंकर साहब है उन्होंने ऐसा बताया कि ये सब बातें उतनी सही नहीं है जितना कि एग्जैगरेटेड करके इसको बताया जा रहा है। अब अगर देखें तो ब्रीफिंग का उद्देश्य क्या था, विपक्ष की जो सवाल है भारत चीन संबंधों को लेकर, उन संबंधों का बेहतर जवाब ना तो मीडिया में दिया जा सकता है और ना ही किसी और माध्यम से। सबसे अच्छा माध्यम होता है देश की संसद। उस संसद में विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और ये जो बात है कि हमने इतनी पोस्ट खो दी तब हो गया, चीन इतना अंदर घुसा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों देशों के मध्य सीमा आकर्षण जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा, दोनों देशों के मध्य ये जो विवाद है, इसके मद्देनजर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सीमाओं पर। इधर देखा जाए तो भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ यहाँ पे काम करने की आवश्यकता। कुछ ऐसे दस्तावेज इन्होंने देखे जिसके अंतर्गत संसद के अंदर दिए हैं
जिससे कि बताया जा रहा है कि भारत किस तरह से कनेक्टिविटी में काम कर रहा है। भारत राजमार्गों, पुलों और अंतर्देशीय जलमार्गों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। अब कुछ पड़ोसी देशों की भी कुछ परियोजनाएं हैं जिसके साथ में भारत सरकार जुड़ी हुई है ना। अगर हम देखें तो नेपाल और बांग्लादेश में भारत रेलवे लिंक्स का डेवलपमेंट कर रहा है। महाकाली मोटर रेल ब्रिज, ठीक है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु भी बनाया जा रहा है। ठीक है, एक मैत्री सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। इधर एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है वो भी है, जो 158 किलोमीटर का जल मार्ग, कुछ याद आपको, IR में भी पढ़ाया था और PSIR में भी, सितवे बंदरगाह। ठीक है, ये क्या करेगा? मिजोरम के लिए सड़क और दक्षिण पूर्वी एशिया की जो सीमा जारी है वो जारी, इसके साथ में दक्षिण एशिया के साथ जुड़ने वाली पाइपलाइन भी इसके अंदर शामिल है। तो भारत ये सारी पहल कर रहा है जिसके अंतर्गत हम हमारे दक्षिण पूर्वी पड़ोसी और हमारे पश्चिमी पड़ोसी और दक्षिणी पड़ोसी इन सबसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये आधारभूत संरचनाओं को डेवलपमेंट के संदर्भ में एक दस्तावेज संसद के अंदर पेश किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना होगा, सीमा सड़क संगठन, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण इत्यादि के लिए काम करती है। एक और है सीमा अवसंरचना और प्रबंधन, ठीक है ना, इसका भी नाम आपको याद रखना है। फिर है एकीकृत चेक पोस्ट। एकीकृत चेक पोस्ट का मतलब होता है कार्गो और यात्री भी इधर उधर जाते हैं, कार्गो इधर से उधर जाता है, तो कार्गो और यात्रियों के इधर से उधर जो आवागमन होता है उस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हम एकीकृत चेक पोस्ट वगैरह भी निर्मित कर रहे हैं। फिर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली का विकास भारत के द्वारा किया जा रहा है ना। ये सारे भारत के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि सीमा क्षेत्र में भारत के डेवलपमेंट को शो करते हैं। फिर एक उत्तर पूर्व के लिए कार्यक्रम है, त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्व के अंदर बेहतर सड़क निर्माण को बढ़ावा देना। इस पूरे टॉपिक को आप एक बार रीड करेंगे और जो 4th टॉपिक है वो मुझे लिख कर भेजेंगे। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के अंदर भी मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं। इन जनरल भारत का सीमा क्षेत्र, सीमा कनेक्टिविटी, सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आप डेफिनेटली मुझे लिख कर भेजेंगे। किसी को ये पता करना हो कि कैसे लिखना है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। भारत के सीमाएं किसके देशों के साथ कितनी मिलती है और असल ध्यान इस पर देना है, ये जो मैंने लास्ट में पढ़ा है, ठीक है, कि सीमाओं के विकास के लिए भारत सरकार क्या क्या काम करती है, ये वाला क्या क्या कदम उठा रही है, सीमाओं का विकास करना जरूरी क्यों है, ये चीज़ें मेन है।